नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 को देखते हैं, जो कि समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। इसके अंतर्गत देखें, इस नोट्स में जो समसामयिक घटना चक्र का नोट्स इसमें क्या है, अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र यानी प्रीवियस क्वेश्चन और तथ्यात्मक नोट्स यानी फैक्ट्स नोट्स इसमें निहित हैं। यह देखें तो यह आपका एलटी परीक्षा को दृष्टि में रखकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती में अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का समावेश किया गया। अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का समावेश का मतलब इसमें जीआईसी के भी प्रश्न पूछे गए, एलटी ग्रेड 2018 के प्रश्न समाहित हैं। और इसके अलावा जो प्रवर अधीनस्थ पीटी एग्जाम कराता है, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा जो पीसीएस परीक्षा है, उसके पीटी और मेंस के प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा आरओ की पीटी यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की मेंस और पीटी के प्रश्न भी समाहित हैं। तो इस प्रकार से देखें तो यह जो है जीआईसी के साथ साथ एलटी ग्रेड और अन्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत अन्य राज्य लोक सेवा आयोग जिसके अंतर्गत देखे थे बीपीसी, पीटीजीएम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं यानी यूपीएससी परीक्षाओं के लिए भी ये नोट्स महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जो कि शिक्षक भर्ती पर आधारित है। यानी इसके नोट्स में देखें, सबसे पहले इसका परीक्षा योजना देख लेते हैं। परीक्षा योजना एग्जाम प्लानिंग क्या इसका है, जो एलटी ग्रेड है 1-2 में किया जाएगा। इसका पीटी एग्जाम होगा। पीटी एग्जाम में सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय यानी वैकल्पिक मुख्य विषय शामिल होगा। और जो पीटी होगा 150 प्रश्न का होगा। इसमें 30 प्रश्न जीएस के होंगे, 30 प्रश्न जीएस के होंगे और 120 प्रश्न जो होंगे विषय के होंगे। कुल अंक इसमें 300 यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। समय 2 घंटे की होगी। इसमें नोट्स दिया गया, इसको आप देख सकते हैं। द्वितीय चरण इसकी मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में एक पेपर मात्र होगा और प्रश्नों की संख्या इसमें 20 होगी। 10 प्रश्न जो होंगे लघुत्तरी होंगे और 10 प्रश्न दीर्घोत्तरी होंगे। ये 8 नंबर के होंगे, 12 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर देखें तो 80-12 200 नंबर के 3 घंटे की समयावधि होगी। और जो आपका आंसर पेपर होगा उसी पर इस जो क्वेश्चन होंगे प्रिंटेड होंगे। खंड अ के अंतर्गत ये होंगे, खंड ब के अंतर्गत यह निहित होंगे। तो ये जैसे आपका प्रवर अधीनस्थ मेंस एग्जाम कराता है वैसे यह परीक्षा योजना है। जबकि जीआईसी में इसका जो होगा, यानी जीआईसी के नोटिफिकेशन को देख लेते हैं और इसको भी एलटी के नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं जो आयोग जारी किया है। दोनों का फार्म का चल रहा है। आप जो लोक सेवा आयोग की साइट पर जाकर के दोनों के फार्म को फिलअप कर सकते हैं। हालांकि एलटी का जो डेट है वो 28 अगस्त तक ही है, तो आप इसको जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दें। जब से वैकेंसी आई है एलटी की तरफ से देखें तो 7 लाख से 8 लाख ओटीआर ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओटीआर ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन यह है, एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आयोग के किसी भर्ती परीक्षा के लिए आप जो है इसी ओटीआर नंबर से अपना जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, यानी बार बार आपको ओटीआर प्राप्त करने की किसी भर्ती के लिए अलग अलग से नहीं करना होता है, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसका नाम ही है। हालांकि आयोग ने पिछले दिनों सूचना दिया था कि ओटीआर में अब जो है आप अपना मोबाइल नंबर और जो है ईमेल नंबर चेंज कर सकते हैं। पूर्व में ऐसा नहीं था, इसलिए मोबाइल नंबर ईमेल नंबर चेंज करने का प्रावधान करके उसने अच्छा प्रावधान कर दिया है। कुछ करेक्शन हमेशा अपडेट के लिए वो करता है 3-4 संशोधन के साथ। ओटीआर में जो मोबाइल नंबर और जो है आप ईमेल नंबर संशोधित कर सकते हैं। तो एलटी ग्रेड के लिए जो आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया उसके माध्यम से जो 30 प्रश्न जीएस के पूछे जाएंगे उसके सिलेबस को देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन है, तो इसमें जो 30 प्रश्न जीएस के हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया आखिर में ये देख सकते हैं सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम यानी जीएस का पाठ्यक्रम देखें तो ये 9 टॉपिकों के अंतर्गत कवर किया गया है। यहाँ 4 यहाँ पर है और यहाँ पर आपका 4 यहाँ भी, लेकिन आखिर में 9वीं टॉपिक भी स्पेशल है। कुल मिलाकर जो है 9 टॉपिक के अंतर्गत है। और ये सारे टॉपिक जो है आपका देखें तो जीआईसी में भी है और प्रवर अधीनस्थ जो पीसीएस एग्जाम जिसके नाम से जानते हैं उसमें भी सारे टॉपिक नहीं थे। आरओ में भी ये सारे टॉपिक हैं। तो इसमें पहली टॉपिक भारत का इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर देख सकते हैं। अपने विषय वाइज सारे विषय के जो लेक्चर बनाकर इस चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध कर दिए गए हैं, तो आप सर्च करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। दूसरी टॉपिक भारत में विश्व का भूगोल, भारत में विश्व की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल है। तीसरी टॉपिक भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे। इसी टॉपिक पर आज का लेक्चर होगा। हालांकि इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दें, लेकिन आज लेक्चर इसी पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास को भी देख सकते हैं, यहाँ पर यह है। इसके बाद इसमें देखें तो यह है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स होगा, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल करंट की समसामयिक घटनाएं होंगी। भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर के और यूपी स्पेशल है। यानी यहाँ लिखा है अपेक्षित हो उत्तर प्रदेश के विशेष परिवेश में उपयुक्त विषयों का उन्हें सामान्य ज्ञान हो। उपयुक्त विषय मतलब जो ऊपर 8 टॉपिक हैं, हालांकि प्रारंभिक गणित को छोड़ दें तो जो उपयुक्त टॉपिक 7 टॉपिक हैं, सारे टॉपिक यूपी स्पेशल में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जीआईसी का भी नोटिफिकेशन देख लें तो यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यहाँ देख सकते हैं प्रवक्ता पुरुष इत्यादि दिया गया। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होती थी 12 अगस्त से शुरू हो चुका है और 12 सितंबर तक चलेगा। अंतिम तिथि जो है यह 19 सितंबर तक है। तो इसका नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। इसमें हम इसके सिलेबस को देखने जा रहे हैं जीएस का। तो इसमें जीएस का सिलेबस परिशिष्ट 2 से दिया गया है। इसमें देख सकते हैं प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा हेतु
परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम, इसमें सामान्य अध्ययन जीएस को देख सकते हैं। यानी परीक्षा योजना में जो 40 प्रश्न जो है जीएस के, 80 प्रश्न जो है वो सब्जेक्ट के, कुल 120 प्रश्न होगा, 2 घंटे का समय होगा। तो इसमें 40 प्रश्न वहाँ पर क्या था, 30 प्रश्न के लिए था, वहाँ 9 टॉपिकें थी वहाँ पर, और यहाँ पर देखें तो 11 टॉपिकों के अंतर्गत जीएस को कवर किया जा रहा है। तो आज के लेक्चर हम जो देखने जा रहे हैं भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, यानी जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास, सामान्य विज्ञान, और जो आपका है निकाय सेवा की जो भारतीय यानी भारतीय राजनीति एवं शासन को हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो ये सारे टॉपिक जो दिए गए हैं, इस स्पेशल को जो टॉपिक यहाँ देखा जा सकता है। तो और इसका मेंस में देखें तो मेंस में यहाँ 2 पेपर हो जाएंगे। मेंस में यहाँ पर देखा जा सकता है कि प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी और निबंध होंगे, इसके टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। और दूसरा जो पेपर होगा वैकल्पिक विषय होगा, आपके सब्जेक्ट से होगा, जिसके अंतर्गत जो भी आपके सब्जेक्ट होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा इत्यादि यहाँ पर दिए गए हैं। के लेक्चर में जो हमने देखा उसका पूर्वावलोकन कर लें। तो इसमें देखा हमने भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा। इसमें पूर्व परीक्षा प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे यहाँ पर है उसके व्याख्या सहित इसमें हल दिए गए, और यहाँ तथ्यात्मक नोट्स इसमें दिया गया है, यानी इसमें फैक्ट नोट्स यहाँ पर इसके दाहिनी तरफ और बाएं तरफ जो है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए परीक्षाओं में। तो इसको आप देख लें एक बार। इसमें देख सकते हैं UPPSC GIS एग्जाम 2008 में पूछा गया है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर केवल आप इसको देख लें एक नज़र। यानी यहाँ भी देख सकते हैं GIS में पूछा गया, GIS में पूछे गए प्रश्न हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये UPPSC GIS एग्जाम 15 सितंबर 2015 का प्रश्न है। इसके बाद ये GIS आश्रम पद्धति एग्जाम 2009 का प्रश्न है। इसके बाद UPGIS आश्रम पद्धति 2009 का प्रश्न है। और यहाँ पर भी देखा जा सकता है ये सारे GIS में पूछे गए प्रश्न। इस पर हमने महत्वपूर्ण रूप से चर्चा कर लिया, व्याख्या से चर्चा कर लिया, इसके फैक्ट्स पर जानकारी दे दी है। चलिए आज के लेक्चर शुरू करते हैं। और यह टॉपिक देखें तो भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन इस टॉपिक पर है। और यह टॉपिक याद रखें कि LT ग्रेड के 30 नंबर GS में भी शामिल है, GIS के 40 नंबर के GS में भी शामिल है, और पूर्व अधीनस्थ सेवा जो एग्जाम होगा उसमें भी ये टॉपिक निहित है। RO प्रीटी और मेंस दोनों में शामिल है। पेट के लिए भी जो UPSC द्वारा पेट का आयोजन कराया जाता है उसमें भी ये टॉपिक शामिल है। और यह अन्य परीक्षाओं के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अन्य राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। चलिए तो ज़्यादा भूमिका न बनाते इस लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास देख लेते हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 तक जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम था। इसके बाद ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम ये रहा 1858 से 1947 भारत की आज़ादी तक। यानी भारत के संवैधानिक विकास में इसके 2 महत्वपूर्ण पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखें कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, यानी कंपनी के शासन पारित अधिनियम कहाँ से शुरू होते हैं, 1773 से, आखिरी इसका 1853 रहा है। और ब्रिटिश ताज के अधीन जो है 1858 यानी 1857 की महान क्रांति के बाद ये घटना घटित होती है। तो आगे हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसके नोट्स को देखें। नोट्स में ध्यान दें कि जहाँ भी स्टार बनाया गया है वो पूर्व की परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। तो इसको फैक्ट्स को यहाँ देख लेते हैं, फिर इसके बाद PYQ को देखते हैं। तो ब्रिटिश संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। याद रखें, कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवेरिंग मानस बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। यानी इसमें जो 4 सदस्य यानी गवर्नर जनरल के अलावा 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद थी। तो वारेन हेस्टिंग्स एक तो आपका बंगाल गवर्नर जनरल बना है, और 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में कौन थे, फ्रांसिस था, क्लेवरिंग था, मानसन था और बारवेल, ये 4 लोग थे। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। इससे प्रमुख मामलों, याद रखें, इससे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इससे एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, स्टार याद रखें, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों को उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। आगे इसमें देखते हैं। तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई, यानी गवर्नर जनरल था, इसको प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कैवेंडिश को प्राप्त किया। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके 20 वर्ष बाद देखें, 1793 से 20 वर्ष बाद 1813 चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का बंद किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट को याद रखें। पूछा जाता है कि
भारतीयों की शिक्षा तो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किसमें था? तो 1813 के एक्ट में था। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ चार के व्यापार को उसका एकाधिकार बना रहा है, कंपनी को बना रहा है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। देश की शासन प्रणाली क्या कर दिया गया? केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए एवं भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। स्वतः मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। हमने देखा था कि जो गवर्नर जनरल के अलावा 3 इसमें सदस्य बनाए गए थे काउंसिल में, तो यहाँ पर चौथा सदस्य जो था यानी इसमें ऐड करके कानूनी सदस्य के रूप में ऐड किया गया। और चौथा सदस्य कौन था? ये मैकाले था। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिससे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ जो 1853 के एक्ट से लाया गया। तो इसी पर जो है प्रश्न कोश यानी PYQ देखते हैं। तो पहला इसमें PYQ देखें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसको ऊपर देख लिया था, यहाँ पर देख सकते हैं। कब पूछा गया? UPPSC मेंस एग्जाम 2010 में इसका एक्सप्लेनेशन देखें। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा MP इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखें, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य इसमें जज थे। यहाँ पर देख सकते हैं, आगे इसका अगला प्रश्न में एक्सप्लेनेशन होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 एक्ट के द्वारा की गई, सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है। लेमेस्टर नहीं था बल्कि इम्पे थे। सर एलिजा MP मुख्य न्यायाधीश, यही देख सकते हैं। इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो यह देख सकते हैं RO प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया है, यानी ये केवल एक है। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ देखें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरे प्रश्न को देखें तो ये करा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सम्मिलित किया था, सूचियों के नीचे देखिए कूट सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नियंत्रक परिषद की स्थापना, इसका जो सही आंसर है वह पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784, इसका मैचिंग है। और इसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये तो कोई भी कर लेगा, ऊपर अभी हमने देखा था इसको, यह हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। यह आपका 1773 में है। नियंत्रक बोर्ड की स्थापना 1784 में, ऊपर भी देख सकते हैं। हमने इसको एक्सप्लेनेशन करते समय नियंत्रक बोर्ड को देखा था, यहाँ पर देख सकते हैं। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना क्या? 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर यानी पहले का जो हुआ वह दूसरा और B का जो हुआ वह 1 हुआ। इस हिसाब से देखें जो प्रश्न आपका अपने आप ये हो जाएगा B वाला, क्योंकि ऐसा और किसी में है नहीं। और इस प्रकार से देखें तो तीसरा सुमेलित है, चौथा भी सुमेलित है। यानी इंग्लिश मशीनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर ने 1813 में दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 में दिया गया। इसको भी हमने ऊपर देख लिया था। इन्हें 1813 के यहाँ देख सकते हैं, 1813 कहते हैं 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था इसमें 1813। इसी में शिक्षा पर 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। एकाधिकार इसमें समाप्त किया, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार बना रहा। 1833 के एक्ट को भी यहाँ देख सकते हैं, सारी जानकारी हम दे चुके हैं। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट को नियामक अधिनियम भी कहते हैं, इंग्लिश इसका रेगुलेटिंग एक्ट है। 1773 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। चार्टर का मतलब आदेश पत्र होता है। तो चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। तो चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई, यानी चौथा सदस्य कौन बना था? वो मैकाले को नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर PYQ देखें। तो 4 नंबर निम्नलिखित में से किस से या किन में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो इसका आंसर देखें तो सारे ही जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव संबंधित हैं, यानी ये देख सकते हैं IAS प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो 1813 का चार्टर है, इसी में 1 लाख जो है शिक्षा में व्यवस्था का प्रावधान किया गया था भारतीय शिक्षा पर। तो यहाँ से शुरुआत है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में भी यह है। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, इससे भी यह हुआ था। डी इसका आंसर सही है, यानी सभी विकल्प सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया था, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च।
करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान ग्रांट की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल यानी इंग्लिश शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच टी प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों को नेतृत्व करता था। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसका समय 1828 से 1835 था, के शासनकाल के में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव पर स्वीकृति भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो इसके बाद 5वां PYQ देखें, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ये 1813 का चार्टर एक्ट है, इसमें ऊपर देख लिया था, ये देख सकते हैं। ये आर मेंस एग्जाम 2017 में इसका एक्सप्लेनेशन देखें। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करना था। यानी इसके 20 साल बाद जो है, यानी इससे 20 साल पहले 2 में छूट थी, इसके 20 साल बाद जो है सब समाप्त कर दिया गया। 6वां PYQ देखें, तो यह ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। सी इसमें 1813 का चार्टर का मतलब आदेश पत्र है। 7वां PYQ देखें, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में कथन विचार कीजिए और इसमें से सही कथन को चूज करना है। कब पूछा गया है? IAS प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो इसको देखें, यह आपका है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार छोड़कर समाप्त कर दिया। सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। ये नहीं है, क्योंकि ये 1813 में नहीं था, ये 1800 क्रांति के बाद यानी 1857 क्रांति के बाद ये आया था। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण बोध में आ गया, ये भी गलत है, इसमें यह नहीं था। तो ये इसका यानी दूसरा इसमें सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। उस दौरान जो है सभी क्षेत्र जो है कंपनी के अधिकार में थे, भारतीय राज क्षेत्र कुछ थे, तो जो क्षेत्र थे उस पर संप्रभुता अधिकार, लेकिन 1857 में संपूर्ण भारत पर हो गया था। तो यह करेक्शन कर लें। और तीसरा इसमें गलत है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और शेष को समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना था। विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। 8वां PYQ देखें, UPSC प्री 2012 में प्रश्न पूछा गया, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो ये है चार्टर एक्ट 1833। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण यानी कलर अथवा इनमें किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा का योग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी की मांग हेतु मुख्य आधार बनी थी। इसके बाद इस टॉपिक के अंतर्गत नोट्स को देखें। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। अभी तक हमने कंपनी की शासनाधीन पारित अधिनियम को देखा, अब ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो अधिनियम बनाए गए थे उस पर PYQ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें फैक्ट्स को देख लेते हैं, फिर PYQ को देखते हैं। तो ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। स्टार को आप याद रखें, क्योंकि पूर्व परीक्षा में पूछे गए समय। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861। नोटेड पॉइंट के रूप में याद रखें कि भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने को अधिकृत किया, जो अधिकतम इसमें देखें तो 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से
केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन के पूर्व नोटिस से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरे प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। भारतीयों को सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता रही। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों प्रदान किया गया है। इसके तहत वायसराय कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया और पहले व्यक्ति सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी शामिल किए गए। इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया गया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों पर विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के आधार पर पूरे प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर यह ज़्यादा विभेदकारी रहा। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, याद रखें, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिख, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र एवं प्रांत में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश प्रांत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की। याद रखें, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली जो है यह 1919 में शामिल है। प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित तथा स्थानीय विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसके कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने का रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1965 देखें, द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की। भारत में मुद्रा एवं शाख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। अब इसमें जो है थोड़ा सा अन्य नोट्स GS वर्ड को देख लेते हैं, फिर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ताज के अधीन जो शासन था उस पर देखते हैं 1858 से 1947 को देखेंगे, लेकिन इसमें GS वर्ड के नोट्स को भी शामिल कर लेते हैं, फिर इसके बाद PYQ रूप में देखते हैं। पहले इसके फैक्ट देखते हैं। तो इसमें देख लेते हैं भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख सकते हैं। कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक विकास यह रहा, और जिस पर हमने PYQ भी देख लिया, फैक्ट्स भी देख लिया। सम्राट के शासन के अधीन संवैधानिक विकास ये 1858 से फैक्ट में देख लिया, PYQ देखना है। तो यहाँ पर फैक्ट देख लें GS वर्ड के नोट से। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कंपनी के शासन के अंतर्गत प्रमुख एक्ट को देखें तो यह है सबसे पहले 1773 लिमिटेड एक्ट है। इसके बाद 20 साल बाद जो ये आता है वो 1793 का चार्टर एक्ट यानी चार्टर मतलब आदेश पत्र होता है। इसमें जो 3 शेष हैं ये 1773 रेवेन्यू एक्ट में जो कमियां थी उसको सुधार के लिए सब एक्ट लाए गए थे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसमें जो कमियां था उसको सुधार के, और इसके बाद कमियां जो इसमें रह गई थी 1784 के पीटरसन एक्ट लाया था और 1784 का अधिनियम जो इसमें सुधारात्मक ही था। इसके 20 साल बाद जो 1833 का चार्टर एक्ट आता है, इसमें हमने विस्तार से समझ लिया है। और इसके 20 साल बाद जो 1833 चार्टर एक्ट आता है, और इसके 20 साल बाद जो होता है 1853 का चार्टर एक्ट आता है। ये आखिरी जो है कंपनी के शासन के अंतर्गत प्रमुख एक्ट रहा। इसके बाद 1857 की महान क्रांति होती है। तो उसके बाद जो होता है यह ताज के शासन के अंतर्गत देखें तो ये अधिनियम लाए जाते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम से पहला था। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम के नाम से 3 लाए जाते हैं। 1861 का, 1892 का, 1892 का, 1909 का। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, भारत शासन अधिनियम 1935 और आखिर में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। तो इस पर PYQ देखना है, लेकिन सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। सारे जो इसमें फैक्ट हैं उसको एक दृष्टि से आप देख लें, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसको सारे एक्ट को आप एक बार एक नज़र में जो है पूरा अवलोकन की दृष्टि से इस पर देख लें, क्योंकि इस पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। तो ये सारे नोट्स आप देख लें एक बार। तो यहाँ पर देखें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आखिरी में होता है। इसके बाद संविधान सभा बनती है। तो यहाँ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देख सकते हैं। इसमें वायसराय पद और ब्रिटेन में भारत सचिव की पद की समाप्ति होती है। शाही उपाधि से सम्राट शब्द हटा लिया जाता है। 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन राज्यों का गठन होता है। इन राज्यों में गवर्नर जनरल पर सृजित माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जबकि जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनाए गए। इसके बाद सत्ता को उत्तरदायित्व इन डोमिनियन की संविधान सभा करेगी तथा जब तक इस सभा नए संविधान का निर्माण न कर लें तब तक संसद के रूप में इस संविधान सभा कार्य करेंगे। भारतीय रियासतें चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। ऐसा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 को भी आप देख सकते हैं। यह कौन सा वायसराय था?
या किसके समय लाया गया था, ये देख सकते हैं। सारी जानकारी इसमें दी गई है, इसमें हम चर्चा नहीं करते हैं। और यहाँ 1919 के भारत शासन अधिनियम को भी देखा जा सकता है, इसके अंतर्गत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो खतरनाक जात जो था भारत परिषद अधिनियम 1919, इनसे सांप्रदायिकता के बीच बोई जाती है और जो कालांतर में जाकर भारत को अपूर्ण क्षति यानी विविध भारत को वर्तमान में विभाजन विविधता दिवस मनाने पर बाध्य किया। 14 अगस्त 1947 को जो भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना दिया गया, जो कि यदि भारत में रहता तो भारत जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली जो है राष्ट्र के रूप में आज होता। तो अपूर्ण क्षति के रूप में अंग्रेजों जाते जाते इसको दे गए। 150 वर्ष व्यापारिक रूप में आए थे, दयनीय स्थिति में यहाँ व्यापार करके अपना जीवनोपार्जन कर रहे थे। इसके बाद यहाँ की जो गतिविधियाँ या कमियों को जानते हुए यहाँ पर कब्जा जमाना शुरू किया और इसके बाद जो है 200 वर्षों तक शासन करने में सफल। और भारत की जो है सारी आर्थिक गतिविधियों या सत्ता या संप्रभुता या यूँ कह लें कि यहाँ की जो आर्थिक संपन्नता थी उसको लूट कर अपने देश ले गए, अपने देश को संपन्न बनाया।